हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, from the following balance sheet of Mishi Limited as at 31st March 2020, prepare cash flow statement. Particulars: note number 31st March 2012 31st March 2020 ये क्लोजिंग डेट है और 31st March 2019 दिस इज़ द ओपनिंग डेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में है शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 12 लाख से बढ़ करके 14 लाख हो गया। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और ये कैश इनफ्लो है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस ₹4,40,000 से ₹6,60,000 हो गया, लेकिन नोट टू अकाउंट में इसका डिटेल दिया हुआ है, वो हम पहले चेक करेंगे। नाउ सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स ₹2 लाख से इंक्रीज़ होकर के ₹3,20,000 हो गया। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है, इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये कैश इनफ्लो है। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है 10%, यह हमें ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट दो जगह यूज़ होगा। पहला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ये ऐड हो जाएगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से ये कैश आउटफ्लो होने के कारण लेस हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक लोन 1,10,000 से रिड्यूस होकर के 80,000 हो गया। ट्रेड पेएबल्स ₹1,80,000 से डिक्रीज़ होकर के 1,50,000 हो गया। ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। यहाँ दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक लोन, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट, इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। अब हम एसेट्स को देख लेते हैं। एसेट्स में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, इसमें नोट्स टू अकाउंट है, ये हम पहले देखेंगे, जो कि 12,10,000 ओपनिंग बैलेंस से इंक्रीज़ होकर के 19 लाख हो गया। लेकिन इसका डिटेल्स क्या है ये हमें नोट्स देखने से ही पता चलेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹2 लाख से इंक्रीज़ होकर के ₹2,70,000 हो गया। सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब और परचेस किया गया है, सो दैट इज़ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और उसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई टेंजिबल एसेट बिक गया है या ख़रीदा गया है, तो ये नोट्स देखने से पता चलेगा। नाउ करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी में इसका ट्रीटमेंट होगा। बच गया ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के रूप में आएगा। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ओपनिंग में 0 है और क्लोजिंग में ₹20,000 है, सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है। जनरल रिज़र्व और सरप्लस जो है ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में ये यूज़ होगा। देखिए जनरल रिज़र्व भी इंक्रीज़ हो रहा है और सरप्लस भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स मशीनरी कॉस्ट में दी हुई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ है। हमको इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹1,10,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। मतलब मशीन एक्वायर की गई थी ₹1,40,000 में और उस पर 1,10,000 का डेप्रिसिएशन अब तक लगाया जा चुका है। मतलब रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज़ हाउ मच, ₹30,000, क्योंकि 1,40,000 में से 1,10,000 तो डेप्रिशिएट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 30,000। अब इस 30,000 की मशीन को बेच दिया गया 20,000 में बेच दिया गया,
तो लॉस आ गया 10,000 रुपीज़। इस 10,000 को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में इसे 10,000 को लेस करेंगे। और 20,000 जो कैश रिसीव्ड है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इनफ्लो शो होगा। और अगर हम यहाँ पर से ही देखें मशीनरी अकाउंट को, 14 लाख का था और उसमें से 1,40,000 की मशीन जो है वो बिक गई। सो अगर हम इसे यहाँ ही शो कर लें, 14 लाख की मशीन में से ₹1,40,000 की मशीन अगर हम बेच देते हैं तो आ जाता है 12,60,000। लेकिन यहाँ तो बच रहा है 21,40,000। तो अब हम इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे। 21,40,000 minus 12,60,000 will give us rupees 8,80,000. So this is machine purchased और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। ₹1,90,000 से बढ़ करके ₹2,40,000 हो गया, मतलब 50,000 इंक्रीज़ हो गया। सो 50,000 है, लेकिन जो मशीन बेच दी गई उस पर अब तक का डेप्रीशिएशन ₹1,10,000 है। तो टोटल डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर इज़ ₹1,60,000 और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ये ऐड हो जाएगा। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का डिटेल है। कैश इन हैंड जो कि इंक्रीज़ हो रहा है और कैश एट बैंक ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये दोनों ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में ओपनिंग ऐड होगा तो आंसर जो है वो क्लोजिंग होगा। इससे ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹80,000 वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹16,000। सो हमें इसका भी लेजर अकाउंट बना करके समझना होगा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कितने का खरीदा गया है या बेचा गया तो है, लेकिन ख़रीदा हुआ कितना है ये भी हमें पता चल जाएगा। सो हम बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, बस इतना ही बनाएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में डिटेल नहीं दिया है, सो कोई बात नहीं। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 56, पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। मशीनरी क्योंकि एक एसेट है इसलिए ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹14 लाख और क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं, बाय बैलेंस क्लोज डाउन ₹21,40,000। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो कि एक लायबिलिटीज़ है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा ₹1,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट के साइड टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹2,40,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी मशीन जिसका कॉस्ट था 1,40,000 और उस पर अब तक 1,10,000 डेप्रीशिएशन लगाया जा चुका है, तो उसका डेप्रीशिएशन हम ट्रांसफ़र कर देंगे मशीन अकाउंट में, क्योंकि ये मशीन अब बिकने वाली है। ये ट्रांसफ़र होके डेबिट से ट्रांसफ़र होके क्रेडिट में आएगा 31/3/20 को, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन मशीन सोल्ड दैट इज़ ₹1,10,000 और ये बिक गई है बाय बैंक 20,000 रुपीज़ में बिक गई है, जबकि इसका बुक वैल्यू जो था वो 30,000 था। सो 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब हम दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में 3,50,000 और 3,50,000 बनाने के लिए यहाँ हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा ₹1,60,000। ये हो गया डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर ऑन 31/3/20। उसी तरीके से मशीन अकाउंट का ग्रैंड टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ₹22,80,000 है, तो हमें यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करेंगे हम 8,80,000 रुपीज़, तब जा कर के ग्रैंड टोटल होगा 22,80,000
और ये है टू परचेज ऑफ मशीन, दैट इज बैंक। तो इस वर्किंग नोट का हमें कहाँ इस्तेमाल है? मशीन अकाउंट में जो बैंक दिए हैं ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये जुड़ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो मशीन अकाउंट पे लिखा है इसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ हमको ये डेप्रीशिएशन से मतलब रहता है और इस डेप्रीशिएशन में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो वी हैव टू इग्नोर दिस, क्योंकि ये यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया है। सो ये जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में उसे ऐड करेंगे। अब हम बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये भी एक एसेट है, सो इसका ओपनिंग बैलेंस है ऑन 1/4/19, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 31/3/20 को, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। यह है ₹2,70,000। अगर हम ऐसे देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है 70,000 से, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका डिटेल दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹16,000। मतलब 80,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 16,000 रुपीज़ ज़्यादा में बेच दिया गया। सो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 80,000 कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट को 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचे, मतलब 96,000 रुपीज़ में बेच दिया गया। सो ये कौन से तारीख को लिखेंगे? 20 को। नाउ 31/3/20 को हमें प्रॉफिट को डेबिट साइड रजिस्टर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 16,000 का प्रॉफिट है और 31/3/20 को बैलेंसिंग अमाउंट अब इधर ही आने वाला है, क्योंकि इधर का ग्रैंड टोटल है ₹3,66,000। सो बैलेंसिंग अमाउंट है ₹1,50,000 का और ये परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है जो हम बैंक में लिखेंगे। तो अब इस इंफॉर्मेशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ यूज़ होने वाला है? ये बैंक जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इनफ्लो है और ये बैंक जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है, लेकिन ये कैश आउटफ्लो है, क्योंकि ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और ये जो प्रॉफिट निकला है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बेचने से, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के हेड में ये माइनस हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रिपेयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस में क्लोजिंग अमाउंट है ₹3,40,000 और ओपनिंग अमाउंट है ₹2 लाख। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और इसे माइनस करेंगे तो करंट ईयर का सरप्लस पता चलेगा, जो कि आता है ₹1,40,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में इंक्रीज़ इन जनरल रिजर्व है, 2,40,000 से बढ़ करके ₹3 लाख हो गया है, मतलब 60,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व इंक्रीज़ हुआ। नाउ अब ये आ गया ₹2 लाख। 2 लाख है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और इसी अमाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होती है। नाउ सॉल्यूशन 55 इन द बुक्स ऑफ मिशी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ₹2 लाख। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला है डेप्रीशिएशन। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, ये हमने कैलकुलेट किया था। सॉरी, ये सॉल्यूशन 56 है। डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट किया है
₹1,60,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है ₹2 लाख, और हमें ओपनिंग बैलेंस पे ही 10% देना है, मतलब ₹20,000 का इंटरेस्ट है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, यह आ जाएगा ₹3,90,000। अब इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹16,000। अमाउंट आ जाएगा ₹3,74,000, और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। इसमें एक ही आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं ₹2,20,000 से, सो ये हम ऐड कर देंगे। और लेस करना है हमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्यों हम लेस कर रहे हैं? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं ₹30,000 से। अब जो अमाउंट आएगा ये है ₹5,64,000, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन खरीदी गई है इसलिए यह कैश आउटफ्लो है 8,80,000 का। उसी तरीके से पेमेंट और भी है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और ये है ₹1,50,000 का, जिसका हमने वर्किंग नोट बनाया है वही है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, ये मशीन बिक गई थी ₹20,000 में, सो दिस इज कैश इनफ्लो। एंड देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये है अमाउंट ₹1 लाख, नॉट 96,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि निगेटिव अमाउंट ज़्यादा है तो ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया ₹9,14,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इश्यू हुए हैं इसलिए ये कैश इनफ्लो है ₹4 लाख का। देन प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, ₹1,20,000 का इंक्रीज हुआ है, सो दैट इज इश्यू। देन प्रीमियम रिसीव्ड, ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये दिया हुआ है नोट टू अकाउंट्स में 20,000 का, सो दैट इज कैश इनफ्लो। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स,
ये है कैश आउटफ्लो, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिया हुआ है बैंक लोन, बैंक लोन रीपेड कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, मतलब बैंक लोन का पेमेंट किया गया है 30,000 रुपीज़ का, सो दैट इज़ कैश आउटफ्लो। अब आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है ₹4,90,000। अब हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को ऐड करेंगे। यह है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹1,40,000। अब हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसका अमाउंट है ₹80,000 करंट इन्वेस्टमेंट्स का और ₹2,40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, मतलब ₹3,20,000। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹4,60,000। यह है क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज ₹1,60,000, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ₹3,00,000, इन दोनों का ग्रैंड टोटल। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश तक पहुंचने तक का जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन हो गया। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 2020 ये क्लोजिंग डेट है और 31 मार्च 2019 ये ओपनिंग डेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल नोट दिया हुआ है, नो चेंज है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट दिया हुआ है, ये -20,000 से इंक्रीज़ होकर के 3,10,000 हो गया है, और इसका हमें नोट देख करके ही इसके डिटेल्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिबेंचर्स 1,50,000 से बढ़ करके ₹2,60,000 हो गए। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो ऑफ कैश है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्योंकि ये एडजस्टमेंट है इसलिए इसे दो जगह मिलेगी। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये प्लस हो जाएगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये आउटफ्लो ऑफ कैश होने के कारण ये माइनस हो जाएगा। देन करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, और इसका जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, इसका भी यही हाल है। इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस करेंगे। वैसे भी ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। ट्रेड पेएबल से करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये अपने से नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ कि ये टैक्स है, और इसके लिए हम टैक्स अकाउंट बना करके टैक्स मेड और टैक्स पेड कैलकुलेट करेंगे। टैक्स मेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे और टैक्स पेड को हम लेस करेंगे। नाउ लेट अस सी एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स नेट ₹6,20,000 से इंक्रीज़ होकर के ₹8,60,000 हो गया है। सो इट इज़ परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। नेट का मतलब है इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कट चुका है, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ये अमाउंट आए हैं। सो इसमें जो डिफरेंस है ये परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो ऑफ कैश है। अब इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, गुडविल डिक्रीज़ हो रहा है, सो दिस इज़ एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ऐड हो जाएंगे। करंट एसेट्स को देखते हैं। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों एक हैं, इसलिए इनका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट स्टेप में होगा। इन्वेंट्रीज़
1 लाख से बढ़ करके रुपीज़ 1,95,000 हो गए हैं। सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो ऑफ कैश है। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज़ 2 लाख से 2 लाख ही हैं, तो ये इसका कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब देर इज़ नो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 4,50,000 से इंक्रीज़ होकर के रुपीज़ 5,50,000 हो गए, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है, 1 लाख रुपीज़ का कैश इनफ्लो है। और 10% प्रेफरेंस शेयर रुपीज़ 3 लाख से डिक्रीज़ होकर के रुपीज़ 2 लाख हो गए हैं, मतलब ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, लेकिन ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है 10,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है। जनरल रिजर्व ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, इंक्रीज़ हो रहा है 30,000 रुपीज़ से, और ये भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ही हिस्सा है। देन सरप्लस -1,40,000 से बढ़ करके 1,50,000 हो गया है, मतलब इस साल का सरप्लस जो है इन दोनों को ऐड करके प्राप्त होगा, और इसे भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे, और यहीं से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शुरू होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट्स में कुछ और भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रुपीज़ 45,000 वाज प्रोवाइडेड, मतलब इनकम टैक्स मेड दिया हुआ है हमको 45,000, तो हम इसका लेजर बनाएंगे और पेड निकालेंगे, पेड को माइनस करेंगे और मेड को प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये दोनों वहीं यूज़ हो जाएंगे। देन ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वॉज रुपीज़ 20,000 वॉज सोल्ड at 50% of its book value. Depreciation provided on tangible assets is rupees 60,000. Now एक मशीन जिसे 60,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया था और उस पर अब तक 20,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका, मतलब उसकी बुक वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को माइनस करेंगे 40,000 के बुक वैल्यू हो गई, और इसे 50% में बेच दिया गया, मतलब 20,000 रुपीज़ में बेच दिया गया। सो दूसरा 20,000 जो नहीं मिल पाया पैसा, ये लॉस हो गया, और ये लॉस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जुड़ जाएगा, और ये जो कैश रिसीव हुआ है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो रहेगा, और हमें लेजर बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट का, उससे पता चलेगा कि परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है। देन थर्ड पॉइंट में लिखा है एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। तो डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है और बैंक लोन पर जो इंटरेस्ट है उस पर इस डेट को ध्यान दिया जाएगा, और इस डेट के हिसाब से ही दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सो प्रीमियम, ये प्रीमियम ऑफ 5% ये कंपनी के लिए लॉस होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये प्रीमियम दो जगह यूज़ होगा, पहला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस होगा। और एक ज़रूरी बात यह है, क्योंकि हमको पिछले साल लॉस था, इसलिए पिछले साल डिविडेंड नहीं पे हुआ होगा, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि 10% डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन लॉस है इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, और इसलिए डिविडेंड का कोई भी पेमेंट नहीं होगा, ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा और ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए होगा। और एक बात यह है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व ओपनिंग में ज़ीरो है। एज ए रिज़ल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व के अमाउंट को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ है फोर्थ पॉइंट में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये 5% प्रीमियम रिडम्पशन का एक लॉस होता है, और इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व से क्लियर किया जाता है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व है ही नहीं। एज ए रिज़ल्ट ये पूरा का पूरा लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस तो होना ही है।
नाउ लेट अस सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन. नाउ सॉल्यूशन 57. पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविज़न एक लायबिलिटी है इसलिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे ऑन 1/4/19. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ ₹40,000. फिर एडजस्टमेंट्स के सेकेंड पॉइंट में दिया है प्रोवाइडेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹45,000. और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹50,000. सो अब हमें पता चल जाएगा कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है. ये बैलेंसिंग अमाउंट इधर आ जाए. सो प्रोविज़न फॉर टैक्स का ग्रैंड टोटल 85,000 और हमें यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा, यह है 35,000. अब ये जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा. ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये ऐड होगा. और यहाँ जो बैंक लिखा हुआ है टैक्स पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, लेकिन ये टैक्स पेड कैश आउटफ्लो के रूप में माइनस होगा. नाउ अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट. ये एक एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस से शुरू होगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है मशीनरी अकाउंट का ₹6,20,000. फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक मशीन को 50% वैल्यू में बेच दिया गया. सो बाय बैंक एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बुक वैल्यू का 50%. और मशीन कितने की थी? मशीन थी ₹60,000. मशीन थी ₹60,000 की और उसमें 20% डेप्रीशिएशन लगाया जा चुका था. मतलब मशीन की कीमत 40,000 हो गई बुक वैल्यू. 40,000 का 50% में बेच दिया गया, मतलब ₹20,000 में बेच दिया गया. तो बाकी का 50% मतलब दूसरा 20,000 जो है वो लॉस हो गया. फिर उसी पॉइंट में लिखा है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड वाज ऑन द सेम डेट बाय डेप्रीशिएशन. Depreciation provided during the year is ₹60,000 and balance closed down by balance closed down is ₹8,60,000. सो यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा ₹9,60,000 और इधर भी 9,60,000 बनाने के लिए हमें 40,000 और 3,40,000 का मशीन परचेज हुआ है. दिस इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, डेप्रीशिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, और ये परचेज ऑफ मशीन जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है. और ये 20,000 जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा लेकिन ये प्लस होगा, दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश. अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसमें है सबसे पहले सरप्लस. सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस है ₹1,50,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस है ₹1,40,000 जो कि एक लॉस है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर जनरेट हो गया ₹2,90,000. अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, क्योंकि जनरल रिज़र्व इंक्रीज़ हो गया है 30,000 से. सो 30,000 ऐड करेंगे और प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर यह है ₹45,000 जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सेकेंड पॉइंट में दिया है. अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹3,65,000 और यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है. नाउ इन द बुक्स ऑफ समता लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. शुरू होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ₹3,65,000 से. अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है ₹20,000 का, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। नॉट फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। फिर गुडविल, गुडविल अमोर्टाइज्ड है ₹25,000 का, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ₹60,000। देन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, interest on what is that 8% debentures। ओपनिंग बैलेंस है ₹1,50,000 का, इस पर हम 8% इंटरेस्ट देंगे। 8% इंटरेस्ट आएगा ₹12,000। फिर इंक्रीज हो गया डिबेंचर 1,10,000 से इन द मिडिल ऑफ द ईयर। 8% यहाँ भी देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए देंगे, क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर का मतलब है कि 1 अक्टूबर 2019 को ये इशू हुआ। सो इसके लिए हाफ ईयर का ही रहेगा। अमाउंट आ गया ₹16,400। इसी तरीके से हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर भी इंटरेस्ट देना है। ये दोनों इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, और ये है बैंक लोन, 8% बैंक लोन। 8% बैंक लोन, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, इस पर हम 8% देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। यह आ गया ₹2,000, और दूसरे 6 मंथ्स के लिए वो 40,000 का हो गया है। इस पर भी 8% देंगे, लेकिन दूसरे 6 मंथ्स के लिए। ये हो गया ₹1,600। दोनों को ऐड करेंगे, आएगा ₹3,600। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। ₹1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, और इस पर कंपनी 5% प्रीमियम दे रही है, तो ये आ गया ₹5,000। नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट हो जाता है, और क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। एज ए रिज़ल्ट उसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ा होगा, और इसलिए हम इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में इसे हम यहाँ से वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट होगा। तो हम ऑपरेटिंग से इसे हटा रहे हैं, तो हटाने के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ रहा है। इन सब का ग्रैंड टोटल आएगा ₹4,95,000, और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गया है ₹10,000 से। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि करंट एसेट होता है, ये ₹95,000 से। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹4,10,000। यह आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड फॉर द ईयर इज़ ₹35,000। लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ₹3,75,000, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इसे हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ₹3,75,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, जो हमने वर्किंग नोट में प्रिपेयर किया था, ₹3,40,000 का न्यू मशीनरी परचेज्ड है। एंड देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये है ₹20,000 का। देन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ₹45,000। सो जितने भी पेमेंट्स हैं वो सब कैश आउटफ्लो है, और जो सेल है वो कैश इनफ्लो है। यह आ गया ₹3,65,000। नाउ इट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें लाइबिलिटीज़ के साइड में शेयर कैपिटल और नॉन करेंट एसेट्स लाइबिलिटीज़ को देखना है। उसमें है, पहले हम ले लेते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया है, सो दिस इज़ कैश इनफ्लो। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश ₹1 लाख का। देन प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख का 5% है, सो इट इज़ 5,000 एंड दिस इज़ ऑल्सो कैश आउटफ्लो। फिर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दैट इज़ 8% बैंक लोन, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट हो गया है, सो दैट इज़ अगेन कैश आउटफ्लो। देन interest paid on 8% debentures, it is also cash outflow, ₹16,400. Then again interest paid on short term borrowings, that is 8% bank loan, it is 3,600, it is also cash outflow. अब है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, जो कि ओपनिंग बैलेंस नील था और क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, मतलब 10,000 से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो गया, सो दैट इज़ कैश इनफ्लो। अब है इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, सो दिस इज़ ऑल्सो कैश इनफ्लो, ₹1,10,000। अब इन सब का यहाँ से यहाँ तक ग्रैंड टोटल करेंगे, या आएगा ₹85,000, और ये 85,000 है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो है ये। और ये जो था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये कैश आउटफ्लो है, क्योंकि माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा है इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। नाउ वी विल ऐड इट अप। अब ये आ जाएगा, नाउ अब 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये है ₹95,000।
अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स है ओपनिंग ₹15,000 का, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ₹25,000 का। 40,000 ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा ये रहेगा क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट closing current investments ₹5,000 and closing cash and cash equivalent ₹1,30,000। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,35,000, और 95,000 प्लस 40,000 करेंगे तो भी आएगा ₹1,35,000। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई सजेशन है, you write it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.